हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपी एलटी ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है, इसमें कई सारे स्टूडेंट को डाउट है। वो इस चीज़ में डाउट है कि क्या होम साइंस स्टूडेंट के लिए बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है या नहीं। आज के इस सेशन में मैं ये डाउट भी आपका क्लियर करूंगी, साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या 2018 का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, क्या वो चेंज होने वाला है, क्योंकि न्यूज़ में ये खबर काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि प्री भी होगा, मेंस भी होगा। तो क्या ये सच में होने वाला है? तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। होम साइंस का सिलेबस भी देखेंगे, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए सब्जेक्ट में, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, सैलरी क्या होने वाली है, योग्यता क्या है, सारी चीज़ों में जैसे मैंने कहा हम डेप्थ में चीज़ें आज जानेंगे ताकि कहीं पे भी आपको डाउट ना हो। मैं ये भी बताऊंगी कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर सकते हो। सो सारी गाइडेंस के साथ आज की ये क्लास होने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो आप सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी है अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। वैसे तो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्पेशली बात करूंगी तो ये होम साइंस स्टूडेंट के लिए तोहफा होगा, एक गिफ्ट होगा जो कई सारे स्टूडेंट को मन में डाउट है कि मैम हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। सो सारे डाउट आज की क्लास में मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है इस सेशन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट आपका क्लियर कर दूंगी। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं, आप जानते हैं भाई एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर होम साइंस के लिए होता है सहायक शिक्षक, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा होम साइंस में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो होम साइंस स्नातक मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, बीए बीएससी जो भी है आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी वो ये कि अगर आपने भाई ग्रेजुएशन में 3 ईयर होता है, ठीक है, 3 साल होता है, 3 साल में अगर 2 साल आपने होम साइंस सब्जेक्ट लिया था, तीसरे साल में आपने छोड़ दिया, जो भी है प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, बट अगर आपने 2 साल होम साइंस लिया था तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि हमने होम साइंस नहीं लिया हम किसी और सब्जेक्ट से भर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी ग्रेजुएशन में होम साइंस होना ज़रूरी है। अगर 2 साल तक आपने होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीएड आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ तो एलटी के जो एग्जाम पे मतलब जो फॉर्म वगैरह लोग भरेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए बीएड ज़रूरी है, लेकिन अगर स्पेशली होम साइंस की बात कर दी जाए तो होम साइंस स्टूडेंट के लिए बीएड अनिवार्य नहीं बताया गया है। अब देखो जब फॉर्म वगैरह आना शुरू हो जाता है उसके बाद फिर हमें और चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन अभी तक यही है कि केवल यहाँ पे अगर हम बात करें तो DSSB में ही ऐसा है कि आपके लिए होम साइंस के साथ बीएड मांगते हैं। अगर हम अदर चीज़ों की बात करेंगे तो चाहे आप एलटी की डालो, चाहे आप जीआईसी का डालो, ठीक है, किसी का भी डालो, इवन अगर हम झारखंड का भी कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपका बीएड नहीं मांगा गया था। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि हमें बीएड की ज़रूरत है। मैंने कई लोगों के कमेंट में किया था शायद, तो मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगी। बीएड आप होम साइंस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि देखो जब हमें पता होता है कि हमने अपने सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है और हम बीएड नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो डीएलएड करके बैठे होंगे, टीचिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते होंगे, लेकिन साथ साथ में उनका सब्जेक्ट भी है अपना, तो उसमें ये रहता है कि भाई बीएड नहीं है तो हम किसी फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि देखो बॉम्बे आर्ट वालों को टीजीटी वगैरह का फॉर्म भरने की इजाजत होती है ना, वो बीएड करे चाहे ना करो उनको फायदा होता है, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप सभी लोगों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। सो खुश हो जाओ, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ और तैयारी करने के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं जिनका सब्जेक्ट अलग है। जैसे मान लो आप तो होम साइंस के स्टूडेंट हो, अगर मान लो किसी का और कोई सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी से आपने बीए कर रखा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश से, मैथ है तो मैथ से, साइंस है तो बीएससी वगैरह किया है, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे
बीएड डिग्री अनिवार्य है अदर लोगों के लिए, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट अदर है। होम साइंस के लिए अनिवार्य नहीं है, मैं फिर मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। कंपलसरी उनके लिए बोला गया है जिनका सब्जेक्ट, जैसे मान लो हिंदी, साइंस वगैरह, मैंने अदर सब्जेक्ट की बात की, उनके लिए बीएड जरूरी है। आप सभी लोगों के लिए बीएड जरूरी नहीं है। सो रिलैक्स रहना, ठीक। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते? तो जिन्होंने डीएलएड, जिसके हम बीटीसी भी कहते हैं, अगर डीएलएड वगैरह आपने किया है और आप सोच रहे हैं कि हम भी ये एग्जाम दे सकते हैं, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि देखो ये एग्जाम ना जैसे टीजीटी का एग्जाम होता है, वो टीजीटी एग्जाम ही आप मान लो, ठीक है। एलटी का एग्जाम जैसे टीजीटी का एग्जाम वैसा ही होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके लिए आपका डीएलएड वैलिड नहीं माना जाता। डीएलएड मतलब प्राइमरी जूनियर के लिए आपने भरा तो आपके लिए डीएलएड जरूरी है, इसके लिए आपको बीएड मांगते हैं। बट होम साइंस स्पेशल स्टूडेंट के लिए बीएड भी जरूरी नहीं है। अब ये भी नहीं हो सकता कि भाई ग्रेजुएशन आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है और फॉर्म अप्लाई आप किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो ये गलती मत करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती ना करिएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जिनका सब्जेक्ट होम साइंस नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, वो लोग अगर ये फॉर्म फिल करते हैं और उनका बीएड अभी चल ही रहा है, अपेयरिंग में चल रहा है, वो आप सोच रहे हैं अब लास्ट में थोड़ा सा बचा है, फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा, क्योंकि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एलटी गेट केवल 9 से 10 तक के लिए होता है, यानी सेकेंडरी लेवल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाना है पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो उसको अगर आप गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपके लिए ज्यादा हेल्प होता है, क्योंकि देखो पढ़ाई हम केवल एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें पढ़ाना भी है। हम, आप सोचिए कि अपने बराबर स्टूडेंट को पढ़ाना रहता है, ठीक है, और उसमें ये रहता है कि भैया हमको अपनी सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं, और आजकल तो आप जानते हैं कि गूगल बाबा इतना फेमस हो गए हैं कि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है वो घर आके तुरंत पहले गूगल करता है। तो मतलब आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कभी भी कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करे भी तो आप आंसर ना गलत कर पाओ। जरूरी नहीं कि तभी आंसर दे दो, बाद में दे दो, वो अलग बात है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, तभी बच्चों का विश्वास भी टीचर के ऊपर बना रहता है। आंसर गलत होता है तो विश्वास बच्चे के ऊपर, मतलब टीचर के ऊपर से चला जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा गहराई से आप अध्ययन करेंगे। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम है 21 और मैक्सिमम मतलब आप 21 से 40 में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो SC ST OBC को 5 ईयर का छूट मिला है और PWD को 15 ईयर का, यानी 15 साल का, और जो SC ST OBC हैं उनको 5 साल की छूट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन आपका होता है, ये सभी आप जानते हैं। आपके मार्कशीट, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब दस्तावेज लगेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो जानना आप सभी लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे देखो समस्या चल रही है कि अभी देखो बहुत सारी न्यूज़ों में ये है कि इसका प्री भी होगा प्लस इसका मेंस भी होगा, है ना। तो ये जो डाउट है ना, ये डाउट तब तक बना रहेगा जब तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं आ जाती है। अभी ऑफिशियल चीज कोई आई नहीं है, पहले का ही हम लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ क्यों 100% ये कह रहे हैं कि भाई प्री और मेंस होगा, मुसीबत बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें दिमाग में अभी नहीं रखना है, हमें बस अपना ये चीज में फोकस करना है कि अभी केवल समझ लो कि एक एग्जाम है, इतना ही समझ लो भाई। ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, है ना। आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 120 आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी होम साइंस के आपके 120 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी, 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि जैसे यूजीसी नेट वगैरह का देखो तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आराम से हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। कहीं कंफ्यूजन भी होती है तो हम तुक्का लगा देते हैं, लेकिन जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। आप बहुत ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा। यहाँ पे देखो इंटरव्यू वगैरह जीआईसी वगैरह में है, इस सब में इंटरव्यू वगैरह नहीं है, तो
यहाँ इतना याद रखना है कि आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ली, तो ये जीके जीएस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप इतना समझ लो। आपको मतलब एक तरीके से इतना अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि आपके सब्जेक्ट में आपको कोई मात ना दे सके। और अपना सब्जेक्ट में पढ़ाई करने में भी मजा आता है जब आपको पता है कि आपने भाई अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, अपने सब्जेक्ट में कुछ नया जानने की उत्सुकता होती है, तो हम कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं। अब यही चीज आपको करना है कि आपको जुट जाना। आप जीके जीएस में अभी मत फंसो। अभी इसमें अगर फंस गए ना तो ये तुमको घुमा डालेगा, क्योंकि ये ब्रॉड तरीके से जीके जीएस में अगर आप जाओगे तो कितना अंदर तक चले जाओगे, शायद बाहर भी ना निकल पाओ। तो इसके अंदर अभी घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा चीज करो, जब तक फॉर्म नहीं आ जाते तब तक अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, यानी होम साइंस पर। यहाँ मैं आपको बताऊंगी जीके जीएस तब पढ़ना है जब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मैं बात करूं हाँ शायद एग्जाम के आसपास का। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही एग्जाम डेट आती है, 2 मंथ का आपको प्रॉपर समय मिलता है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो जब भी आपकी एग्जाम डेट आती है आपको 2 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, आप मान के चल सकते हैं वो 2 महीने के समय में आप जीके जीएस आराम से पढ़ सकते हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से कर लेते हैं, तो आपको आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा, और फिर इसमें ये भी तो है ना कि अगर मान लो चलो ठीक है जीके जीएस में अगर कम नंबर भी आए, तो ऐसा कौन सा है कि अगर आपने उसमें क्लियर नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि आपके स्कोर अच्छे आने चाहिए, वो चाहे आपका जीके जीएस से आ रहा हो या फिर होम साइंस से। तो ऐसी चीजों से स्कोर लेकर आइए जो आपका स्ट्रांग है। भाई जीके जीएस पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे, तब भी आप कितना ही ला पाओगे। भाई 30 आपके हैं और उसमें से मान लो 10 12 15 जो भी आगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो और ज्यादा ले आए। लेकिन यहाँ पे इस पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगी, अभी समय है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने का। सिंपल सा क्या करो, सिंपल सी चीज है, ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को देखो। ग्रेजुएशन की जो बुक हैं उनमें वो टॉपिक ढूंढो और टॉपिक ढूंढने के बाद पढ़ो। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन की बुक, साथ साथ में पीजी की बुक, ठीक है, उसके साथ साथ यूजीसी नेट की बुक आप रेफर कर सकते हो। इग्नू के नोट्स भी पढ़ सकते हो, वो भी अभी मैं आगे चल के आपको और अच्छे से बताऊंगी कि आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ से आपको चीजें अवेलेबल मिल सकती हैं। इजी है भाई, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन वो चीजें हमें मिलती रहेंगी। पढ़ना कितना है ये थोड़ा मैटर करता है। तो 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस की मैंने आपको बात की कि जो आपका जर्नल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन है वो 30 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके होंगे। तो यहाँ पे इतिहास है, संविधान है, यूपी जीके वगैरह पूछा जाएगा, साइंस है, एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। होम साइंस की अगर बात करें तो होम साइंस का जो सिलेबस है इसमें आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, भोजन और पोषण, ठीक है। उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग यानी वस्त्र एवं परिधान, और अगर बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, फैमिली डायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा, हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन आएंगे, और एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं, और रिसर्च और आईसीटी है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना भी है अगर हम इसको भी पढ़ने जाएंगे तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यूजीसी नेट से भी कम टॉपिक हमको लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन एक सिमिलरिटी ये है यहाँ पे चीज़ें करने का कि अगर आप जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपने भाई होम साइंस सब्जेक्ट के हो तो नेचुरल सी बात है आप यूजीसी नेट का भी फॉर्म फिल करते होगे, जीआईसी का भी आपको मन करता होगा भाई होम साइंस सब्जेक्ट है, बीएड मांगते नहीं है तो ऐसा करते हैं भर देते हैं, एलटी का भी भरने की कोशिश करोगे। तो यहाँ तो बहुत अच्छी चीज ये है ना आपके लिए कि आपको ये तीनों में हेल्प करेगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बहुत अलग है। भाई सिलेबस में ये है कि थोड़ा सा कम ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस तो लगभग सिमिलर वही है, तो आपको तीनों चीजों में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, थ्योरी पढ़नी है। जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी पढ़ने से क्या होता है कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में हमें क्षमता मिलती है, हम क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको थ्योरी क्लासेस लेनी है, यानी
पूरा जो टॉपिक वाइज है कॉन्सेप्ट करना है, और यही चीज मैं आपको यूट्यूब में कराने वाली हूँ। तो जैसे हम यूजीसी नेट के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इनमें से जो मेन टॉपिक हैं उनको मैं ज्यादा फोकस करूंगी, जो आपके जीआईसी और एलटी में भी पूछे जाने वाले हैं, उन टॉपिक को भी मैं अच्छे से मेंशन करने वाली हूँ। पहले तो हम इस टॉपिक के थ्योरी क्लासेस करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम एमसीक्यू करेंगे, और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एलटी में पूछे गए हों, चाहे जीआईसी में, चाहे यूजीसी नेट में, हम सभी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम इतना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। और जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो चाहे रिटन एग्जाम हो ना हो वो अलग बात है, वो हम आराम से कर लेंगे। ये हम जानते हैं कि अगर हमने अपने सब्जेक्ट में नॉलेज हासिल कर ली है तो चाहे तुम भाई मेंस कराओ, चाहे प्री कराओ, चाहे जो कराओ, हम सब निकाल लेंगे, है ना। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए। तो हम कहते हैं कि भाई हमको जीके नहीं आती, हमको मैथ नहीं आती, इसलिए हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। हम हमेशा ये कहते रहते हैं ना कि भाई मैं एग्जाम में फेल हो गई क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि मेरी मैथ कमजोर है, मुझे साइंस नहीं आती थी, मुझे ये नहीं आता था। अब आप क्या कहोगे? जब आपने अपने सब्जेक्ट में सब कुछ किया है तो क्या किसी को कह सकते हो नहीं मुझे अपने ही सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है? ये तो गलत बात है। तो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करो, महारत हासिल करो, ताकि कोई आप पे डाउट ना कर सके। अरे खुद को डाउट ना हो, किसी और को हो चाहे ना हो, वो अलग बात है, ठीक है। सो ये तो आपका सिलेबस रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो जैसे रिटन एग्जाम का था पहले से वो है, और निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का रहेगा। जो अभी मैंने आपको डाउट की बात की कि भाई प्री मेंस का जो टॉपिक चल रहा है, आप यूट्यूब में देखिए तो घमासान चल रहा है, प्री होगा, मेंस होगा, इतनी होगी, उतनी होगी। अगर बच्चा यहीं पे लगा रहेगा तो बच्चा पढ़ाई कब करेगा? मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो सिंपल सी चीज है, जब तक ऑथेंटिक जानकारी आपके समक्ष नहीं आती है, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगर आप वहां पे जाके चेक करते हो, अगर आपको वहां पे कोई नोटिस ऐसा मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं ऐसा है कि प्री मेंस वगैरह होगा, तब आप मानो। अदरवाइज ये यूट्यूब में टीचर हर तरीके की, भाई पेपर में कुछ निकला तो हमने उसमें वीडियो बना दी, तो यहाँ पे इंगेज हम बच्चों को तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज में कर रहे हैं ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों का ध्यान भटका के उनका फ्यूचर वैसे भी खराब है और खराब कर दें, क्या मतलब है इस चीज का? मुझे सिंपल से बस इतना समझ में आता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, ऑफिशियल चीज आ गई है, ऑफिशियल में लिखा हुआ है कि ये चीज होगा तो होगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा, चाहे आप जितना बोल लो। तो इसको अभी कुछ भी मान के मत चलो, अब बस इतना मानो कि पेपर होने वाला है, पहले आप एक चीज निकालोगे फिर दूसरी चीज पे जाओगे। अगर मेंस होगा भी, बाय द वे मान लो 1% मान लो कि चलो होगा ही, तो पहले तो मेंस ही वो प्री तो निकालोगे, तभी तो मेंस तक जाओगे। तो पहले प्री के लिए प्रिपेयर करो। प्री में पढ़ोगे ही ना, मैंने कहा ना आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो नेचुरल सी बात है आप थ्योरी क्लासेस लोगे, थ्योरी लोगे तो ऑटोमेटिक आपका मेंस में हेल्प करेगा। बस थोड़ा सा हमें मेंस में और चीजें ध्यान देनी होती है तो वो अलग से आपको बता दी जाएंगी। सो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। सैलरी, वाह, सैलरी जहां सुनने को मिलता है मन करता है यस ये फॉर्म मेरे लिए ही बना है, मैं इसको जरूर भरूंगी। तो स्टार्टिंग आपका 44 से शुरू हो जाएगा, 44-45 से 1 लाख तक आपका जाएगा। आप जानते हैं गवर्नमेंट में ये चीज की सुविधा होती है, चाहे आप प्राइमरी के ही टीचर क्यों ना हो, ईयर में आपकी सैलरी बढ़ती है, चाहे 3 ईयर में बढ़े चाहे जितने में बढ़े, लेकिन लगातार धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। मतलब ये नहीं होता कि आपकी सैलरी अगर मान लो 44,000 में आपने नियुक्ति की है तो उतना ही रहेगा, नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये चीज अच्छी होती है, ठीक है। 40-52 अप्रॉक्स आप मान के चल रहे हैं, आपको हैंड में, आपके हाथों में इतना मिलेगा। जब भाई 40-50 हजार हाथों में मिल रहा है तो आप समझ रहे हैं वजन हाथों का कितना हो जाएगा। यस, है ना। प्रिपरेशन टिप्स की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो सिलेबस अपने दिमाग में छाप लो, चाहे कॉपी में छाप लो चाहे जहां छाप लो, बस दिमाग में इतना मेंशन होना चाहिए कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि आप सिलेबस रट ही लो। हम तो वैसे नहीं कहते हैं कि भाई किसी थ्योरी चीज को रटो, क्योंकि अब रटने की एज नहीं है, हम बचपन में बहुत रटते थे, लेकिन जो आपका सिलेबस है इसको रट डालो, इसको दिमाग में ऐसे बैठा लो कि बस आप वो कहीं पे भी कोई ऐसा टॉपिक देखो तो आपको समझ में आए यस ये मेरे सब्जेक्ट का है, ठीक है। वीकली प्लान बनाओ, एक तरीके से वीकली प्लान मैं इसलिए बनाने को कह रही हूँ क्योंकि अगर हम
कई लंबे समय का प्लान बना लेते हैं, कहीं आना जाना हुआ, कहीं शादी ब्याह हुआ, कहीं कुछ भी पड़ गया तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल डामाडोल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि वीकली अगर बनाओगे तो इसमें हम मैनेज आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए प्लानिंग बनाओ, कैसे क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। यहाँ तो कोई ये सवाल ही नहीं है, होम साइंस ही है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना। प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की डेली, ठीक है। तो जीएस ना ही मान के चलो, अगर चाहते हो तो थोड़ा बहुत जैसे मन कर रहा है, क्योंकि हम अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी देखते हैं, अरे यार ये तो इतना जीएस पढ़ रहे हैं, ये निकल जाएगा, मैं रह जाऊंगी। ये जो डर है ना, ये बहुत खतरनाक डर है और ये सबके मन में होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए तो 1 घंटे निकाल लो, पूरे दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे जीएस ही पढ़ लो। अगर जैसे अपने मन में बहुत हो रहा है, डाउट आ रहा है कि अगर इसको नहीं पढ़ा तो शायद एग्जाम नहीं निकलेगा, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, कई होता है ना कि हम पूरे समय होम साइंस पढ़ते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो इससे अच्छा थोड़ा सा आप जीके पढ़ लेना, लेकिन मेन आपका होम साइंस होना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में 2 बार पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, जरूरी है। मतलब पीवाईक्यू मतलब पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना जरूरी है। पिछले वर्षों के प्रश्नों में मैं आपको कहूंगी, चाहे जीआईसी का पेपर हुआ हो, चाहे आपका एलटी के हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सभी के पीवाईक्यू देख डालो, बहुत हेल्प मिलेगी। और पीवाईक्यू सॉल्व करो तो उसका जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उस पर भी थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। लूसेंट बुक पढ़ सकते हो जीके वगैरह के लिए, एनसीईआरटी कर सकते हो, उसके साथ साथ यूजीसी नेट की जो बुक है उनको भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कहूंगी आप ग्रेजुएशन की जो बुक हैं उनमें टॉपिक देख के कर सकते हो, और जो पीजी की हैं वो भी काफी सारी बुक्स काफी अच्छी अच्छी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो रीड करने के लिए। मतलब अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, कि जैसे मान लो कि रिटन एग्जाम हो गया, तो इसमें लिखने में ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो आपकी हेल्प करेगा। बाकी इग्नू के नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। जो भी क्वेश्चन जहाँ पे भी गलती हो रही है वो गलती देखनी है, देन आगे मूव करना है। ये नहीं है कि हमारे नंबर इतने आ गए हम आगे बढ़ गए, अरे हम तो अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छे हैं, नहीं। अरे टॉप कर दोगे तो क्या दिक्कत है भाई, अपना ही नाम होगा, अपने पेरेंट्स का नाम होगा, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं मुझे टॉप ही करना है, इस सब्जेक्ट में तो मुझे टॉप करना है। जब टॉप करने का दिमाग लेके चलोगे ना तब वो ऐसे होगा। और डिजिटल रिसोर्स तो आपके हैं ही हैं, यूट्यूब एंड अनब्रेकेबल प्रतिभा आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। सो यहाँ पे रिसोर्स तो बहुत है अभी। तो यहाँ पे देखो टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। कई बार योजनाएं हैं, कुछ आपके जो प्लान्स वगैरह हैं, जो करंट की चीज़ें हैं, जो कुछ अपडेट वगैरह हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे देती हूँ। तो सूचनाओं का अच्छा सोर्स आपको टेलीग्राम से भी मिल सकता है। बाकी यूट्यूब में आपके कॉन्सेप्ट वाले क्लास, पीवाईक्यू आपके और एमसीक्यू वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो अब शुरू कर ही रही हूँ फ्री क्लासेस आप सभी लोगों के लिए, थ्योरी क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो यूजीसी नेट, जीआईसी, एलटी वगैरह आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी क्लास आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, अगर हम हेल्प किसी की कर पाते हैं तो हमें पुण्य मिलेगा, है ना। अब ये मत समझो कि दूसरों को हमें पुण्य नहीं देना है, बिल्कुल देना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपने होते हैं जिन्हें डाउट होता है, कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिन्हें डाउट है, आप उनका डाउट क्लियर कीजिए। जिनको लग रहा है कि नहीं हम बीएड नहीं किए हैं तो हम नहीं भर पाएंगे, उनको बताइए कि अगर आपने होम साइंस है, बीएड नहीं भी है तो भी आप भर पाएंगे। तो ये जितनी सारी चीजें हैं सारी क्लियर कट रखिए, ये नहीं कि यूट्यूब देखा फिर उसके बाद फिर डाउट करने लगे। ये जो आज की क्लास हुई है, यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस क्लास से रिलेटेड, या कोई डाउट है, या आप जो अपना सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर आपको तुरंत देने की कोशिश करूंगी। एंड ये तो होम साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा तोहफा है कि बीएड नहीं मांगा गया है, DSSB में बीएड मांगते हैं,
ठीक है। बाकी अदर जो है, चाहे जीआईसी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी हो, उसमें बीएड वीएड होम साइंस वालों के लिए स्पेशली अनिवार्य नहीं है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई में जुट जाना है। इंतजार मत करो किसी चीज का, फॉर्म आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं अभी देखनी है। आपको क्या करना है, जुट जाना है पढ़ाई में, सिलेबस पकड़ो और उसके बाद स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। और मैं बहुत जल्दी इसकी क्लासेस लाने वाली हूँ लगातार, ठीक है। सो आप मेरी क्लासेस जो अभी पिछली प्रीवियस ईयर करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी, बाकी आगे मैं कराऊंगी। तो ये रही आज की क्लास। आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का सेशन पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट पढ़कर, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।